हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएवी क्लास 8 का सोशल साइंस चैप्टर नंबर 10। इसके पहले के चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ, उनके क्वेश्चन आंसर भी करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अगर ये चैप्टर आपको हेल्प होती है इससे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर नंबर 10 है कॉलोनियलिज्म, रूलर एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। यानी कि जब कॉलोनियल रूल था तो उस समय रूलर और सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़े, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले ही चैप्टर में, पिछले चैप्टर में आपको मैं पढ़ाया था मैंने कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में एक बहुत ही लंबी जर्नी के बाद अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश किया था। कई सारे स्ट्रगल किए, बैटल किए, वार किए, और बहुत सारे डिप्लोमेटिक मूव्स यानी कि राजनीतिक कूटनीतिक चालें उन्होंने चली, और उसके बाद जाकर के इन्होंने इंडिया के कुछ भागों पे अपना कब्जा कर लिया था। इंडिया इंग्लिश तो पहले ट्रेडर्स बन के आए थे, लेकिन बाद में फिर भी हमारे मास्टर बन गए, यानी यहाँ हमारे मालिक बन गए। धीरे धीरे इन्होंने साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट पर अपना अधिकार किया, और उसके बाद वे नॉर्थ की तरफ हुए बढ़े, और फिर वहाँ पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, और इस प्रकार से वे आगे चल कर के इंडिया की एक सुप्रीम पावर बन कर के उभरे। यानी कि अब इनके जितना बड़ा पावर इंडिया में कोई भी नहीं रह गया था, ये इंडिया के एक सुप्रीम पावर बन चुके थे। भारतीय इकोनॉमिक की यानी इंडियन इकोनॉमिक का मुश्किल से ही कोई ऐसा एस्पेक्ट रहा होगा, कोई ऐसा पहलू रहा जिसे इन्होंने ब्रिटिश ने प्रभावित नहीं किया था। जो पहले के जो रूलर्स थे और इन्वेडर्स थे जो भारत में आए, इन्होंने यहाँ उनका मकसद था भारत की धन दौलत को लूटना, फिर वो लूट के चले गए। और जो पहले के जो शासक थे इन्होंने भी इतना शोषण नहीं किया जितना इसके विपरीत जा कर के जो इंग्लिश थे, ब्रिटिश थे, इन्होंने पूरी तरह से जो भारत की रूरल इकोनॉमिक थी, सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी भारत की, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इतना आर्थिक शोषण किया इंडिया का इन ब्रिटिश ने कि यहाँ के किसानों को बर्बाद कर दिया, जो ट्राइबल्स थे उनको अपरूटेड कर दिया, उनको उनकी जड़ से उखाड़ के फेंका, यानी कि उनको भी बर्बाद कर दिया। इंडियन ट्रेड को और हैंडीक्राफ्ट्स को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट है कॉलोनियल एग्रीगेरियन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट। यानी कि कॉलोनियल एग्रीगेरियन जो यानी कृषि से संबंधित इनकी क्या पॉलिसी थी और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो भारत में आने से पहले इंडियन कंपनी के भारत में आने से पहले यहाँ की जो रूरल लाइफ थी इंडिया की, वो बहुत ही सिंपल और सेल्फ सफिशिएंट थी, यानी साधारण सी और आत्मनिर्भर थी। इन्हें कहीं बाहर से कोई चीज़ मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इनकी ज़रूरतें अपने गाँव में ही पूरी हो जाती थी, एक दूसरे से ले दे करके। लेकिन ब्रिटिश ने जब यहाँ पे आए तो इन्होंने इस फील्ड में बहुत सारी चेंजेस किए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, एग्रीकल्चर में, ट्रेड, इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि वे अपने जो इंटरेस्ट थे, उनके जो फ़ायदे थे वो हो सके। यानी अपने फ़ायदों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इन सब सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस किए, और इस प्रकार से इंडियन कंपनी ने devised various methods to ensure the collection of revenue from Indian territories annexed and controlled by them। तो इस तरह से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरह के कई सारे मेथड तैयार किए जिससे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन कर सके इंडियन टेरिटरीज से, जो यानी कि जो भारतीय टेरिटरीज़ हैं जिस पर उनका कंट्रोल था, जो उनके अंडर थी, वहाँ से ज़्यादा टैक्स का कलेक्ट करने के लिए कई सारे मेथड्स अपनाए। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ा, जिस तरह बढ़ते गया, उस तरह से इनका जो रेवेन्यू है वो भी बहुत बढ़ते चला गया। इतना बढ़ गया कि अब कंपनी का जो इनकम का बिगेस्ट सोर्स था वो ये रेवेन्यू ही था। और इस स्टेज पे आकर के फिर उन्होंने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया, यानी वो लागू किया, ताकि ये दुनिया की नज़रों में ये दिखा सकें कि ये जो यहाँ का जो आर्थिक शोषण कर रही है, आर्थिक शोषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक वैलिड टैक्स ये ले रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बंगाल में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसे कि परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, वो लाया गया। और एक रैयतवाड़ी सिस्टम था जो कि साउथ और वेस्ट इंडिया के पार्ट में लगाया गया, और महालवाड़ी सिस्टम था जो कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और अवध में इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखिए इस तरह से ये 3 सिस्टम थे, जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और महालवाड़ी सिस्टम थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल कर सकते थे। जमींदारी सिस्टम था बंगाल में, रैयतवाड़ी था साउथ वेस्ट इंडिया में, और महालवाड़ी सिस्टम था पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और अवध में था। तो अब 1 बाय 1 करके हम इन तीनों सिस्टम के बारे में डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले जमींदारी सिस्टम क्या था। तो जमींदारी सिस्टम को परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम भी कहा जाता है। तो जमींदारी सिस्टम क्या था कि इसमें
जमींदार जिसे बनाया गया था उसे हेरिडेटरी राइट था, यानी कि उसके बाद फिर उसका बेटा जमींदार बनेगा, उसके बाद उसका पोता बनेगा। इस तरह से करते करते उसी के वंशज जो हैं आगे चल कर के जमींदार बनते रहेंगे। और ये एक परमानेंट सेटलमेंट था जिसे कि जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता था, जो कि 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था। They were made the owners of the land and were forced to pay 89% of total revenue to the British government। तो जो ओनर होते थे उन्हें अपनी लैंड रेवेन्यू का 89% जो है, इन जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका 89% ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था, और जो बाकी का जो 11% था उसे वे अपने पास रखते थे। तो इस तरह से बहुत बड़ा अमाउंट वे टैक्स के रूप में पे कर देते थे। द सिस्टम गेव बर्थ टू ए न्यू क्लास ऑफ लॉर्ड्स। तो इस सिस्टम ने एक नए क्लास को जन्म दिया, एक नया वर्ग को जन्म दिया, लैंडलॉर्ड्स का वर्ग। और इसी में फिर राजस्व और जो ताल्लुकदार पहले होते थे वो भी इसी में इंक्लूड कर दिए गए, जिन्हें कि जमींदार कहा गया। और उन्हें इतनी पावर थी कि वे किसी भी कल्टीवेटर को, यानी कि किसी भी किसान को उसकी ज़मीन से, उसकी मिट्टी से बेदखल कर सकते थे, हटा सकते थे, अगर उन्होंने रेवेन्यू का नॉन पेमेंट किया, अगर पेमेंट नहीं किया तो उस बेसिस पे वे उन्हें उसकी खेत से अलग कर सकते थे। तो इस प्रकार से कई सारे ऑपरेसिव मेथड्स, यानी कई सारे से अत्याचारी दर्दनाक मेथड्स यूज़ किए जाते थे किसानों से टैक्स वसूल करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, फिर किसान जो है मजबूर होकर के उन्हें लोन्स लेना पड़ता था, किससे, मनी लेंडर से, यानी साहूकारों से उधार पे लेना पड़ता था, और उसके बाद वे उस कर्ज को चुकाते, टैक्स को पे करते थे। तो इससे उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही मिजरेबल हो गई थी। और दूसरी तरफ जमींदार जिन्होंने कि बहुत ही मैक्सिमम बेनिफिट होता था, तो उनकी लाइफ अच्छी हो गई थी। तो इसमें क्या था कि ब्रिटिश जमींदारी सिस्टम में कि ब्रिटिश ने एक अमाउंट फ़िक्स कर दी थी कि इतनी ज़मीन पे हमें इतना प्रोडक्शन का इतना अमाउंट चाहिए। तो ज़मींदार अगर उससे ज़्यादा वसूल करते थे तो वे अपना वो रख लेते थे और ब्रिटिश को उतना ही देते थे जितना उन्होंने फ़िक्स किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने इसे परमानेंट फ़िक्स कर दिया था कि हमें इतना रेवेन्यू चाहिए इससे। तो ज़मींदार जितना ज़्यादा से ज़्यादा वसूल कर सकते थे किसानों के साथ ज़बरदस्ती से मारपीट करके, तो बाकी वो अपने रख लेते थे। तो इस प्रकार से कंपनी जो है उनकी बढ़ी हुई जो इनकम होती थी ज़मींदारों की, उस पर वो क्लेम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने पहले से ही फिक्स कर लिया था। तो इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि अब जो नई टेरिटरीज़ जो है, नया टेरिटरी जो कन्वर्ट किया गया है, उसमें इस पॉलिसी को हम लागू नहीं करेंगे, इस सिस्टम को लागू नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा है रैयतवारी सिस्टम। ये रैयतवारी सिस्टम साउथ इंडिया में थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में इंट्रोड्यूस किया गया और बाद में इसको बॉम्बे में भी लागू किया गया। इस सिस्टम में क्या सेटलमेंट था, तो इसमें था कि डायरेक्ट सेटलमेंट था गवर्नमेंट और रैयत के बीच। रैयत यानी कि जो किसान थे उनको रैयत कहा जाता था। तो किसान और गवर्नमेंट के बीच डायरेक्ट सेटलमेंट था, इसलिए जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो ब्रिटिश डायरेक्ट किसानों से ही करती थी, और भी वो थोड़ा ज़्यादा भी हुआ करता था। आगे है डू यू नो में, तो अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था, जो टैक्स था वो प्रोड्यूस पर बेस नहीं था कि कितना उत्पादन हुआ है उस पर बेस नहीं था कि इतना उत्पादन हुआ, अगर आपका 100% हुआ है तो इसमें 89% हम लेंगे, वैसा नहीं था। इन्होंने पहले से उस सॉइल की पोटेंशियल पर फिक्स कर दी थी कि कौन सी जगह की सॉइल कैसी है, वहाँ पे मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकता है। अगर कभी कोई साल कोई फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, या कोई नेचुरल क्लाइमिटी आ गया जिसके कारण से फसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो भी लोगों को उतना जो है वो टैक्स उन्हें पे करना ही पड़ता था। आगे है महालवाड़ी सिस्टम। तो महालवाड़ी सिस्टम क्या था, तो ये जमींदारी सिस्टम का एक मॉडिफाई वर्जन था जो कि हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। यह 1822 में गैंगेटिक वैली यानी गंगा घाटी के आसपास के इलाके और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, सेंट्रल इंडिया और पंजाब में इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम में क्या था, ये एक कलेक्टिव सिस्टम था गांव के बहुत सारे गांवों के ग्रुप के साथ, जिसे कि महाल कहा जाता था, यानी बहुत सारे गांवों को मिला करके एक ग्रुप बना दिया गया था और वे टैक्स पे करने के लिए सारे के सारे सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो इसमें लैंड है, फॉरेस्ट है, या फिर चारागाह वगैरह जो भी है विलेज कम्युनिटी में, उन सब का टैक्स पे करने के लिए ये जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते थे और ये आपस में ही कलेक्ट करके और ब्रिटिश को दिया करते थे। तो इस तरह से ये महाल जो होते थे, पूरे गांव के ग्रुप जिसको महाल कहा जाता था, वे आपस में ही सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके और ब्रिटिश तक पहुंचाते थे। ये महालवाड़ी सिस्टम जो है पीजेंट किसानों के लिए एक बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं श्राप बन करके सिद्ध हुआ। इससे बहुत गरीबी आई, लोगों को अपनी ज़मीन से अलग होना पड़ा, क्योंकि जब वे टैक्स नहीं पे कर पाते थे तो उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली जाती थी। इसका फ़ायदा मनी लेंडर्स ने भी उठाया,
क्योंकि जब कोई टैक्स नहीं पे कर पाता था तो वे इनसे उधार लेते थे, और जब नहीं चुका पाते थे तो ये उनकी ज़मीनें ले लेते थे और उनका बहुत शोषण करते थे। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर जो फार्मर्स थे नॉर्थ इंडिया के, उनके बीच में धीरे धीरे अब क्या हो रहा था कि आक्रोश बढ़ता जा रहा था, क्रोध बढ़ता जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध, जो कि 1830 से 1840 के बीच में देखा गया था, और ये 1857 के रिवोल्ट का भी एक बहुत बड़ा कारण बना था। आगे है ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जब अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया तो उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से टैक्स वसूल करना चाहती थी, ताकि वो अपने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चे हैं उनको पूरा कर सके, और साथ ही वह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाना चाहती थी। इसलिए कंपनी ने अब एक नया मेथड यूज़ करना शुरू किया, कर्सिव मेथड, यानी कि ज़बरदस्ती किसानों से वैसे फसल उगाने के लिए कहा गया जिसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा है, ताकि इनसे ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके इसलिए। और फिर वो क्या करते थे, वैसी फसलों को का रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे, बहुत ही लो रेट पे किसानों से ख़रीदते थे और इंग्लैंड भेज देते थे, और फिर वहाँ से उन रॉ मटेरियल से जो सामान गुड्स बन के आते थे उसे वे इंडिया में बहुत हाई प्राइस पे बेचते थे। इससे वे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे। तो कंपनी ने किसानों को ऐसे फसल उगाने के लिए, यानी कैश क्रॉप्स, यानी जिससे कैश प्राप्त हो, वैसी फसल उगाने के लिए फोर्स किया, जैसे कि इंडिगो, कॉटन, ओपियम, पेपर, टी, शुगर केन एटसेट्रा, और लोगों को सिल्क वर्म भी का भी प्रोडक्शन जो है रॉ मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए कंपेल किया, यानी मजबूर किया। ब्रिटिश चाइना में ओपियम का जो है वो स्मगलिंग करना चाहते थे, उसका सेल करना चाहते थे, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट कमा सके। और इसी प्रकार से इंडिगो, जिसे कि नील कहा जाता है हिंदी में, जिसकी कि ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत डिमांड थी। द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो प्लांट टू एग्जैक्ट ब्लू डाई। तो लोग किसानों को इंडिगो का कल्टिवेट करने के लिए, इंडिगो की खेती करने के लिए फोर्स किया गया, ताकि वो इसको ब्रिटेन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा कर सके, वहाँ से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो इससे जो किसानों की लाइफ थी वो बहुत मिजरेबल हो गई, दयनीय हो गई, क्योंकि ये इंडिगो से इनको बहुत ही कम लो रेट पे इन्हें बेचना पड़ता था ब्रिटिश को, और उसके बाद फिर जो मिट्टी भी होती थी खेतों की वो धीरे धीरे अनफर्टाइल हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी इंडिगो का प्लांटेशन करने के बाद। आगे देखिए, द राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर इन वेस्ट अट्रैक्टेड मैनी यूरोपियंस टू सेटअप शुगर प्लांटेशन इन इंडिया। तो जब यूरोप में जो था, वेस्ट साइड यानी कि यूरोप में शुगर की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए बहुत सारे यूरोपियन ने अब इंडिया में शुगर का प्लांटेशन करना शुरू कर दिया था। जो फार्मर्स थे उन्हें, जो कि प्रोड्यूस करते थे क्या, शुगर केन से गुड़ बनाते थे, जो लोगों की लोकल रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे, उन्हें अब फोर्स किया गया कि वे अपनी जो शुगर के जूसेस हैं वो कंपनी को सेल की फैक्ट्रीज़ को सेल करें, वहाँ पर ले जाकर उनको पहुँचाएँ, और वो भी बहुत ही लो रेट में। और उसके बाद जो है ब्रिटिश का, इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडस्ट्री जो है वो दिन प्रतिदिन वो प्रॉफिट होती गई, फ्लरिश्ड होती गई, बढ़ती गई, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो धीरे धीरे डाउन होती चली गई। तो यहाँ पे कुछ कमर्शियल क्रॉप्स दिए गए हैं जो कहाँ किस जगह पे उगाए जाते थे और उनके क्या नाम थे। तो देखिए आगे, ये है ओपियम, जो कि बंगाल, बिहार और पंजाब में इसको कल्टीवेट किया जाता था। इंडिगो बिहार और बंगाल में कल्टीवेट किया जाता था। कॉटन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जिसके इनका खेती किया जाता था। और टी असम, वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया में। पेपर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड पौंडीचेरी, जिसका अब नाम पुदुचेरी है। शुगर केन की खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो इन सब जगहों पे जहाँ जो चीज़ की खेती होती थी वहाँ पे किसानों को फोर्स किया गया कि इनका ही प्लांटेशन करने के लिए, इनका ही खेती करने के लिए उनको, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। आगे आता है कंडीशंस ऑफ फार्मर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेटीज़। जो यहाँ के जो किसान थे इंडिया के, वो पहले से ही फ्लड, ड्रॉट और फेमाइन से सफ़र कर रहे थे। और इंडियन फार्मर जो थे वो ओवर बर्डन ऑफ हाई टैक्सेस, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस था, लोन्स का रिपेमेंट करना था, कर्जे थे, और उनका हाई रेट जो था इंटरेस्ट का, उन सबको पे करना था। इन सभी के कारण उनकी जो लाइफ थी बहुत ही मिजरेबल हो गई थी, पॉवर्टी हो गई थी, और फ्रस्ट्रेशन की लाइफ वो जी रहे थे। इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि बहुत सारे किसान जो हैं वो लैंड का रेवेन्यू देने में फेल हो गए, यानी कि नहीं दे पाए उन्होंने, क्योंकि उनके ऊपर लोन को रिपेमेंट करना था, सूखा पड़ गया, फसल नहीं हुई तो वो कहाँ से देंगे। तो इस कारण से उन्हें अपनी ज़मीन खोना पड़ा और वे लैंडलेस लेबरर हो गए, यानी कि उन्हें अपनी ज़मीन खोनी पड़ी, ज़मीन उनसे छीन ली गई और वो एक
बिना ज़मीन वाले मज़दूर बन के रह गए और उन्हें अब एक बहुत ही लो रेट पे, बहुत कम पैसे पे मज़दूरी करने के लिए फ़ोर्स किया गया था। रिवोल्ट्स बाय फार्मर्स, जब कभी भी बहुत ज़्यादा अत्याचार, रिप्रेशन और एक्सप्लॉयटेशन, शोषण वगैरह बढ़ जाता है, उसकी कोई जो सर्टेन लिमिट है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो मास है लोगों की जो आउट गुस्सा है वो एक रिवोल्ट के रूप में बाहर आता है फूट करके, एक विद्रोह के रूप में। और जब से ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे रूल करना शुरू किया था तब से फार्मर्स के साथ इतने सारे इनजस्टिस हुए थे, उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये बहुत सारे उनके साथ जो इनजस्टिस हुए थे उनमें से कुछ यहाँ नीचे दिए हुए गए हैं। जैसे कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा उनसे टैक्स वगैरह लिया जाता था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, आर्थिक शोषण हुआ था, स्पेशली रूरल ग्रामीण जनता के साथ। लंबे चले आ रहे उनके लोन्स थे और कर्जदारी थी। पीजेंट्स को जो उनके ज़मीन ले लिए गए थे और वो लैंडलेस लेबरर बन गए थे। ये सभी कारण, इन सभी कारणों का रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे छोटे छोटे रिवॉल्ट्स और रिबेलियंस वगैरह देखे गए। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, उससे पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे रिवॉल्ट्स हुए थे और ये सारे जा कर के इसका भी एक बड़ा कारण बने थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका भी एक कारण बने थे। इट वॉज ओनली इन 1930 में एक ऑर्गेनाइजेशन किसान सभा का गठन किया गया, बनाया गया, जिसने किसानों को सपोर्ट किया और उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर के वे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाते थे ताकि इनमें कुछ सुधार किया जाए, उसकी मांग करते थे। आगे है देखिए, डू यू नो रैयत ऑफ बंगाल। बंगाल के जो रैयत थे, बंगाल के किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वहाँ पे एक रेबेलियन हो गया, यानी कि विद्रोह हो गया, जो 1859 में हुआ, जिसे कि ब्लू रेबेल के नाम से जाना जाता है। साउथ के मोपलाज, उन्होंने भी एक रिवोल्ट किया क्योंकि वहाँ पे जो बढ़ते टैक्सेस थे बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट लगाते जा रही थी, तो वहाँ पे 1860 और 70s में भी हुआ। दक्कन के रैयत जो थे, किसान थे, उन्होंने भी वायलेंट किया 1875 में, क्योंकि वहाँ पर भी ग्रामीण जनता बहुत कर्जदारी में चली गई थी, इसी के विरोध में उन्होंने किया। पीजेंट मूवमेंट ऑफ चंपारण में भी किसानों ने मूवमेंट किया, जो कि नॉर्थ वेस्ट बिहार के पार्ट में 1860 में हुआ था और ये 1920 तक चलता रहा था। पीजेंट ओपोज कल्टीवेशन, यानी कि उन्होंने इंडिगो का कल्टीवेशन करने से विरोध किया और उसके हाई टैक्सेस देने से भी मना किया था। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, यहाँ भी कई सारे रिवोल्ट्स हुए थे। फार्मर ने हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट किए थे। ओध किसान सभा बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उन जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में इसका गठन किया गया था, बनाया गया था ओध किसान सभा 1920 में। बढ़े हुए रिवेन्यू का विरोध किया गया किसानों के द्वारा, कहाँ के, तंजौर के किसानों के द्वारा 1923 से 24 तक चला था, जिसमें उन्होंने जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस रिवेन्यू बढ़ा दिया गया था उसका विरोध कर रहे थे वे। इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे किसानों के द्वारा रिवॉल्ट्स किए गए थे। द फर्स्ट रैयत एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड एन.जी. रंगा इन 1923 में एन.जी. रंगा के द्वारा पहला रैयत एसोसिएशन का ऑर्गेनाइज किया गया था। किसान मूवमेंट उत्तर प्रदेश में जमींदारी सिस्टम, जिसमें उन्होंने जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने की मांग की थी किसान मूवमेंट के द्वारा। और 1927 में बारदौली में सरदार पटेल के द्वारा भी इन बढ़ी हुई रिवेन्यू को कम करने के विरोध में किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसका सत्याग्रह किया था और गवर्नमेंट को कहा गया था कि जो उन्होंने जो रेवेन्यू बढ़ा दी है उसको दोबारा से वो रिवाइज़ करें, सुधार करें और उसमें कम करें। पीजेंट्स ऑफ खेड़ा अपोज द रेवेन्यू राइज, और खेड़ा के किसानों ने भी बढ़े हुए रेवेन्यू को कम करने के लिए विरोध किया था। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने सारे विरोध इस समय हुए थे। आगे देखिए, कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ कैसी थी। तो पीजेंट्स का प्रॉफिटेबल एक्सप्लोटेशन करते करते जो ब्रिटिशर थे और ज़्यादा लालची बन गए, यानी कि उनका जो बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, इससे धीरे धीरे ब्रिटिश का लालच और बढ़ता गया और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि यहाँ से कमाना चाहते थे। तो अब उनका, पहले तो इन्होंने किसानों के साथ ऐसा किया, अब उनका नेक्स्ट टारगेट क्या था? नेक्स्ट टारगेट था ट्राइबल्स, जो इंडिया के ट्राइबल्स थे, जो जंगल में रहते थे। ये इंडिया के डीप फॉरेस्ट में यानी घने जंगलों में अंदर में रहते थे और इनकी लाइफ कैसी थी? सेल्फ सफिशिएंसी थी, यानी आत्मनिर्भर थे, किसी पे डिपेंड नहीं थे और जंगलों से ही इनका जीवन निर्वाह हो जाता था। इनकी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी ये जंगलों के आसपास ही बनी हुई थी
और ये ऐसा मानते थे कि ये जंगल जो है वो उनके हैं, जंगल उनसे बिलोंग करते हैं और वे जंगल के हैं। यानी इनका ऐसा ही मानना था कि जंगल उनके हैं और वे जंगल के हैं। ज़्यादातर ट्राइबल्स जैसे कि उड़ीसा के खोंड ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, यानी कि एक जगह उन्होंने खेती करी 1-2 बार, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर दूसरी जगह की, नेक्स्ट ईयर तीसरी जगह की। क्योंकि देखिए ट्राइबल्स का लाइफ स्टाइल ऐसा था कि वे कहीं एक जगह टिक के नहीं रहते थे, वे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जैसे कि हिमालय के वन गुज्जर जो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, और कुल्लू के गद्दी जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, इन सब की लाइफ स्टाइल कैसी थी, हर्डिंग और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स को बाकायदा ग्रुप में पालना, उनका उन्हीं से मतलब कि उनका जीवन यापन होता था, पशुपालन वगैरह करना। अमॉन्ग्स द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, और इन सब के साथ जो छोटा नागपुर के मुंडा थे उनका इसलिए वो भी इनका भी मतलब ऐसा मानना था कि जो ये सारे मेंबर्स हैं, जो भी ट्राइबल ग्रुप्स के जो भी लोग हैं, इन सब का जो लैंड है ये, इस लैंड पे बराबर का अधिकार है, जंगलों पे बराबर का सबका अधिकार, हर एक मेंबर का। ऐसा नहीं कि किसी एक का है ये जंगल, वो जंगल दूसरे का है, या इतनी ज़मीन इसकी है उतनी ज़मीन उसकी है, ऐसा नहीं था। इन मुंडास का मानना था कि सारे ज़मीन पे, जंगल की सारी ज़मीन पर और जंगल पर सभी लोगों का बराबर का अधिकार है। आगे है इम्पैक्ट ऑफ द ट्राइबल लाइफ। अब ट्राइबल लाइफ पे इन ब्रिटिशर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऑलमोस्ट एवरी ट्राइब हैड ए ट्राइबल चीफ, ज़्यादातर मतलब कि लगभग सभी ट्राइब्स जो थे उनका एक ट्राइबल चीफ होता था, उनका एक मुखिया होता था। लेकिन जब ये ब्रिटिश रूल आया तो इन चीफ्स ने अपनी पावर खो दी। अब उन्हें फोर्स किया गया कि अब उनके रूल्स नहीं चलेंगे, बल्कि जो ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं वो उन्हें अब फॉलो करने पड़ेंगे। बट द ब्रिटिश डिड नॉट वांट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लेकिन जो ब्रिटिशर थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं चाहते थे, क्योंकि जब एक जगह अगर ज़मीन पे वो टिक के खेती नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे, कैसे वो इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी ज़मीन पे कितना टैक्स लिया जाए। सो और ये जो ट्राइबल्स थे वो तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, इसलिए इनके लिए इनकी जो मूवमेंट थी, ट्राइबल की मूवमेंट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो करते थे। बट द ट्राइबल्स वांटेड टू कंटिन्यू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लेकिन जो ट्राइबल्स थे उन्होंने अपना शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो काम है वो कंटिन्यू रखा, इनके कहने पर उन्हें मना नहीं किया। द चेंजेस मेड इन द फॉरेस्ट लॉ ब्रिटिश मेड द ट्राइबल वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे फॉरेस्ट लॉ बनाए जिसने ट्राइबल्स की लाइफ को बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया। अब ज़्यादातर फॉरेस्ट जो थे उनको डिक्लेयर कर दिया गया क्या कि ये अब स्टेट की प्रॉपर्टी है, और स्पेशली वैसे फॉरेस्ट को जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे टिम्बर्स का प्रोडक्शन होता था, यानी कि बहुत अच्छी लकड़ी वाले पेड़ होते थे, उन सब फॉरेस्ट को इन्होंने स्टेट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और उन पर ब्रिटिश का कंट्रोल कर दिया। तो ऐसे में बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे उन्हें अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह अपनी जीविका के लिए, रोज़गार के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरी जगह मूव करना पड़ा। और जब ये एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो इससे क्या हुआ कि इससे लेबर की शॉर्टेज हो गई। ब्रिटिश जो पेड़ कटवाने के लिए उनको लेबर की ज़रूरत होती थी तो ये ट्राइबल्स करते थे, तो अब उन्हें भी उसकी शॉर्टेज हो गई, क्योंकि जब और ये पेड़ इसलिए कटवाते थे क्योंकि इन्हें रेलवे का स्लीपर्स बनाना था, और जो कि ट्रांसपोर्ट करना था लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब 19th सेंचुरी में देखिए क्या होता है कि जो डिमांड था फॉरेस्ट प्रोडक्शन का वो काफ़ी बढ़ गया था। अब ट्रेडर्स जो थे वो और जो मनी लेंडर थे वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि जो फॉरेस्ट प्रोडक्शन था उसका अब डिमांड बढ़ गया, तो इसका ये लोग फ़ायदा उठाना चाहते थे और इससे प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो ऐसे फिर ये क्या आ गए, ये ट्राइबल्स के पास गए और उन्हें कैश लोन ऑफ़र किया, कैश लोन पैसे देकर उन्हें ऑफ़र किया काम करने के लिए, और उन्हें मजदूरी दी कि काम करने के लिए तुम्हें पैसे मिलेंगे। दे लेड द फर्दर मिजरी ऑफ ट्राइबल्स, लेकिन उसके बाद इन ट्राइबल्स की ज़िंदगी और ज़्यादा दयनीय बन गई, ये उनके कर्ज के लोन में फंसते चले गए। लेट अस टेक द केस ऑफ संथाल ऑफ हजारीबाग। तो एक एग्जांपल देखते हैं संथाल, जो हजारीबाग के संथाल्स का एग्जांपल है, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में पाई जाने वाली ये ट्राइबल्स हैं संथाल। तो जिन्होंने जो क्या करते थे, ये सिल्क वॉर्म के लिए कोकून का प्रोडक्शन करते थे। व्हेन द डिमांड ऑफ इंडियन सिल्क इंक्रीज, जब इंडिया में सिल्क की डिमांड बढ़ गई तो एफर्ट्स वर मेड टू इंक्रीज सिल्क प्रोडक्शन। तो अब सिल्क का प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एफर्ट किए जाने लगे, और जो ट्रेडर्स थे, एजेंट थे और बहुत सारे मिडिल मैन थे, वे अब ग्रोवर्स तक पहुंचने लगे, जो लोग इनका फसल उगाते थे उन तक पहुंचने लगे, ताकि ये उनसे कांटेक्ट करके और फिर इसको बेचें और कम दामों में लेकर और इसको हाई रेट में बेचेंगे।
तो उन्होंने क्या किया, उन्हें कैश लोन दिया ताकि और उनसे ककून को कलेक्ट किया। आप ये जानकर काफ़ी सरप्राइज होंगे कि ये सिर्फ उन्हें 1000 ककून का 3 रुपीज़ देते थे और इसको वे इसका 5 गुने दाम पर ले जाकर के बेचते थे, यानी कि 15 रुपीज़ में बेचे थे। यानी कि यहाँ पे इन्होंने 1000 का 3 रुपीज़ दिया और यहाँ पर ये 1000 ककून को 15 रुपीज़ में बेचते थे। तो जब ट्राइबल ग्रुप्स को इस बात का पता चला, तो उनको रियलिटी सच्चाई का पता चला, तो वे काफ़ी शॉक हो गए और उन्होंने अब इन ट्रेडर्स को अपना दुश्मन समझने लगे। मैनी ट्राइबल्स हैड टू लीव देयर फॉरेस्ट होम इन सर्च ऑफ वर्क। तो इसके बाद बहुत सारे ट्राइबल्स ने देखा कि उनका इससे शोषण हो रहा है, तो उन्होंने अपना जो फॉरेस्ट होम था, जंगल था जहाँ वो रहते थे, उसको छोड़ के दूसरी जगह कई शहरों की ओर काम की तलाश में जाने लगे। बहुत बड़ी संख्या में ये जो है कहाँ कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम करने चले गए, कहाँ पर टी प्लांटेशन में, यानी कि चाय के बागानों में खेती करने चले गए, जो यहाँ से बहुत दूर था, असम में यहाँ से बहुत दूर, यानी झारखंड और वेस्ट बंगाल से बहुत दूर असम में जाकर के इन्होंने उनके कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम करना शुरू किया। उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते थे इस काम के लिए और उन्हें घर भी नहीं आने दिया जाता था। द प्लाइट ऑफ द कोल माइन वर्कर्स वाज नो लेस मिजरेबल। और जो कोल माइन के वर्कर्स थे उनका भी जो ज़िंदगी था वो कोई कम दयनीय नहीं था, मानी उनकी भी वही सिचुएशन थी। मैनी ट्राइबल्स वर आल्सो रिक्रूटेड इन फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स टू वर्क अंडर वेरी हार्श कंडीशंस। बहुत सारे वर्कर्स जो थे, जो फैक्ट्रीज़ में या और अदर फील्ड्स में काम करते थे, उनका जो काम करते थे और जो उनके काम करने का जो तरीका था वो बहुत ही हार्श कंडीशन में, यानी बड़ी ही बुरी तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जाता था। आगे है देखिए ट्राइबल रिवॉल्ट्स। तो जब एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो गया और फॉरेस्ट का एक्सप्लोटेशन होने लगा फ़ायदे के लिए, बहुत सारे ट्राइबल्स होमलेस हो गए, जॉबलेस हो गए। अब तो इन द अनजस्ट पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश रिजल्ट इन रिबेलियंस बाय द ट्राइबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इन इतने सारे जो इन जस्टिस होने लगे फार्मर्स के साथ और ट्राइबल्स के साथ, तो फार्मर्स के साथ हुए तो उन्होंने भी बहुत सारे रिवॉल्ट्स किए। तो अब ट्राइबल्स का भी गुस्सा इस रूप में रेबेलियंस के रूप में फूट के बाहर आना शुरू हो गया था इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। रिवोल्ट बाय खासीज़ के द्वारा रिवोल्ट किया गया, जो कि खासी हिल में असम के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहते थे। उन्होंने रिवोल्ट किया 1829 में। और रिवोल्ट क्यों किया कि वहाँ पर जो लैंड थी उनकी, जहाँ पर वे फसल उगाते थे, उसके बीचों बीच से रोड बनाया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया। जो खासी के चीफ थे, बहुत सारे खासी के चीफ थे, उन्होंने सबने मिल करके इंग्लिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। तो जो लीडर थे इसके खासी चीफ के जो मेन लीडर थे वे थे बार मानिक और फिरोज सिंह। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन रेबेलियंस को बहुत ही बुरी तरह से कुचल दिया, बहुत ही बेरहमी से इस रिवोल्ट को दबा दिया। अब देखिए यहाँ पे मैप में दिया हुआ है कि कौन कौन से ट्राइब्स कौन कौन से जगह में पाए जाते हैं। जैसे कुकीज़ है मणिपुर में, खासी असम में, संथाल छोटा नागपुर में, उड़ीसा में कोंड्स, इस तरह से है ये वन गुज्जर जम्मू एंड कश्मीर में, गद्दीज हिमाचल प्रदेश में। इस तरह आप मैप में देख लीजिएगा कि कौन से कहाँ पर पाए जाते हैं। आगे देखिए डू यू नो में दिया गया है कि खरवार रेबेलियन 1870 में हुआ और कच्चा नागा रिवोल्ट 1882 में हुआ और संथाल नॉर्थ वेस्ट में संथाल रिवोल्ट और असम में कुकीज़ और मणिपुर में ये 1970 में हुआ, जिन्होंने ब्रिटिश को टारगेट किया। लेकिन ये इन सब में फेल हो गई। जो रिवॉल्ट्स इन्होंने इतने सारे किए इसमें ये सफल नहीं हो सके, इनमें ये फेल हो गए। जो कुकीज़ जो थे, जो मणिपुर के हिली रीजन में पाए जाते थे, इन्होंने अपना अटैक ब्रिटिश टेरिटरीज़ पे कंटिन्यू रखा 1829 तक। लेकिन बाद में इन्हें भी 1850 में सरेंडर करने के लिए फोर्स कर दिया गया ब्रिटिश के अंडर। खोंड्स जो कोंडमल्स यानी कि उड़ीसा के नज़दीक वाले एरिया में पाए जाते थे, इन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया 1846 में ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग अनेक्स्ड। उनको इस डर था कि जो ब्रिटिश है वो उनके क्षेत्र को अपने एरिया में मिला लेंगे। बट दे कुड नॉट स्टैंड बिफोर द माइट ऑफ ब्रिटिशर्स। लेकिन वे ब्रिटिशर्स के आगे ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए। The Santals found themselves quite helpless against the ruthless exploitation and oppression of the traders and the middlemen। जो संथाल थे उन्होंने अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस महसूस किया। जो ट्रेडर्स थे और जो मिडिलमैन थे उनका जो बहुत ज़्यादा उनके द्वारा अत्याचारपूर्ण और बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से उनका शोषण किया जा रहा था, उस सब के सामने अपने आप को इन्होंने हेल्पलेस फील किया। तो ये इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से उम्मीद की थी कि ये उनकी हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ
बहुत सारे रिवॉल्ट्स किए जो 1855 से 1856 के बीच चला था संथाल रिवॉल्ट, और जिसकी लीडरशिप सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने की थी। अब मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर और कोलेरियन ट्राइब्स इन सब ने मिलकर भी एक रिवॉल्ट किया था 1831 में, और ये स्ट्रगल जो है ब्रिटिश फोर्स के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से दबा दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। इनका भी रिवॉल्ट उनके द्वारा कुचल दिया गया, और जो एक्सप्लोटेशन था मर्चेंट्स के द्वारा और मनी लेंडर के द्वारा वो कंटिन्यू रहा। इनका जो शोषण करना था वो कंटिन्यू रहा था। 1895 में बिरसा मुंडा एक यंग बॉय जो थे वो ट्राइबल्स के एक हीरो बन करके निकले, और उन्होंने इन ट्राइबल्स को कहा कि जो आप अपना काम कर रहे हैं, अपनी ज़मीन पे जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहें, अपनी ज़मीन को छोड़ के यहाँ से ना भागें। दिस वुड एंड ऑल देयर सफरिंग्स। उन्होंने कहा कि ये अगर आप अपनी ज़मीन को छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे रोज़गार की तलाश में जाते हैं, तो इससे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए आप अपनी ज़मीन पर लगे रहें, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। तो जो बिरसा थे उनकी जो मूवमेंट्स थी वो अब फैलने लगी थी, और लोगों के बीच में बिरसा मुंडा काफ़ी पॉपुलर होते चले जा रहे थे। इन्होंने लोगों को बताया कि जो ब्रिटिश की लैंड सिस्टम की जो पॉलिसीज़ है, लैंड पॉलिसीज़ है, वो हमारे ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाली पॉलिसी है। इस तरह से लोगों के बीच में प्रचार करने लगे और लोगों को रिवॉल्ट के लिए तैयार करने लगे। तो ये बात जब ब्रिटिश को पता चला तो उन्होंने बिरसा को जेल में डाल दिया 2 साल के लिए। लेकिन जब ये दोबारा रिलीज़ हुए तो इन्होंने दोबारा ट्राइबल्स के साथ मिलकर ज़मींदारों पर अटैक किया, और उन्होंने अपना एक फ़्लैग, वाइट कलर का फ़्लैग बनाया जो उनका बिरसा राज्य का फ़्लैग कहा जाता था। और ये मूवमेंट तब तक चला जब तक वे जीवित रहे, और 1900 में जब उनकी डेथ हो गई तो उनके साथ ही ये मूवमेंट का भी अंत हो गया। नेक्स्ट, डू यू नो द नेम मुंडाज। जो मुंडा नाम है ये उनकी कम्युनिटी को इंडिकेट करता है। ये मुंडा नाम उनकी कम्युनिटी के लीडर को इंडिकेट करता है, यानी कि जो इनकी जो कम्युनिटी का जो लीडर होता है उससे मुंडा कहा जाता है। और ये जो मुंडाज होते हैं ये अपने आप को होड़ो को कहते हैं। होड़ो को का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म एंड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़, यानी क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ पे इस ब्रिटिश का क्या प्रभाव पड़ा था। ज़्यादातर पार्ट जो थे अर्बन और रूरल इंडिया के वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गए थे, और उन्हें अब ये समझ में आने लग गया था कि जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश का जो एक्सप्लोटेटिव कैरेक्टर है, यानी जो शोषण करने की नीति है, वो उनके सामने खुलकर सामने आ गई थी। उनकी पोल खुल चुकी थी अब ब्रिटिशर्स से कि ये इनका किस तरह शोषण कर रहे थे। तो कंपनी ने अब क्या किया, एक मोनोपोलाइजेशन किया कि जो ट्रेड करने का जो मोनोपोली है, एक अधिकार है, वो अब सिर्फ ब्रिटिशर्स को होगी। अल्दो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, यद्यपि जो एग्रीकल्चर था यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था, लेकिन जो और भी कई सारे काम थे जैसे हैंडीक्राफ्ट, कैलिगो, मुस्लिन, वूल एंड सिल्क प्रोडक्ट्स, इसकी भी कोई कमी नहीं थी, ये भी चल रहा था। मेटल वर्क्स में जैसे आयरन, स्टील, कॉपर, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। 17वीं सेंचुरी में जब यूरोपियन नेशंस से ट्रेड किया जाता था इंडिया के द्वारा, तो इंडिया के लोग यहाँ से बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत लार्ज क्वांटिटी में कॉटन, सिल्क, फैब्रिक, स्पाइसेस, इंडिगो, ड्रग्स, प्रेशियस स्टोन्स और हैंडीक्राफ्ट्स यूरोप में एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से जब कंपनी आई यहाँ पे तो कंपनी ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाने शुरू किए कि इंडियन के क्राफ्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्री और आर्टिसेंसी इस सब के सब डिस्ट्रॉय हो गए, ख़त्म हो गए। ब्रिटिश ने अपनी कॉटन इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए इंडियन सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल को बर्बाद करने के लिए क्या किया कि जो उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता था उस इंडियन गुड्स पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, और अपने सामान को की प्रमोशन करने के लिए जो कि ये कहा कि जो उनके सामान थे वो मशीन मेड थे, और इसलिए वो थोड़े सस्ते रेट पे होते थे, क्योंकि जो सामान यहाँ इंडियन हाथ से बनाते थे, अगर कोई कपड़ा बुनते थे तो काफ़ी टाइम लगता था, और जो ब्रिटिशर्स थे वो यूरोप में मशीनों से बनाते थे तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते थे, इसलिए उनका कम खर्च, इसलिए वे सस्ते में देते थे। तो वे इस तरह से अपने सामानों का प्रमोशन करने के लिए क्या करते थे कि इंडियन के सामानों पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देते थे। और साथ ही जो प्रिंसली पैट्रोनाइज था, यानी कि जो राजा महाराजा लोग भी ऐसे लोगों को, ऐसे उद्योग धंधों को थोड़ा सा बड़ा हेल्प करते थे, यानी कुछ फाइनेंशियली हेल्प करते थे, वो सब भी अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा था, डिक्रीज़ होते जा रहा था। चेंजेस इन ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी, यानी कि ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी में जो चेंज हुआ उसके कारण से जो इंडियन क्राफ्ट्समैन आर्टिशन थे, इनको जो है इनका जो ट्रेडिशनल लेवलीहुड था, अपना ट्रेडिशनल जो रोज़गार का साधन था, इसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो ब्रिटेन में
यानी और अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, यानी औद्योगिक क्रांति हुई। वहाँ पर मशीनरी का आविष्कार हुआ, जिसके बाद अब जो प्रोडक्शन था, अब लोग जो हाथ में जो 10 लोग काम करते थे वो अब एक आदमी काम करता था और मशीन से 10 लोगों के बराबर प्रोडक्शन हो जाता था। ये भी इन भारत की जो इंडस्ट्री थी इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल थी। ये सभी जो फैक्टर्स थे, इन्होंने धीरे धीरे करके जो इंडियन के जो हैंडीक्राफ्ट थे उसको ख़त्म करना, उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इंडिया की जो नेशनल इनकम थी वो ख़त्म होती चली गई। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। अब इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज क्या थी, कैसी थी? द इम्पैक्ट ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम। जो नेशनल मूवमेंट जो था हमारा फ्रीडम के लिए, और कई सारे जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुए के रास्ते जो हमारे सामने ओपन हुए जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो हमने देखे, तो इससे मॉडर्न इंडस्ट्री जो इंडिया में थी वो काफ़ी डेवलप हुई। एग्जांपल के लिए टी बिकेम द बिगेस्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री इन असम, क्योंकि पहले टी के बारे में हम नहीं जानते थे, इसकी प्लांटेशन के बारे में, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे उन्होंने टी का प्लांटेशन किया तो इससे हम जाने। तो अब ये क्या हुआ, आज़ादी के बाद असम, बंगाल और साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्लांटेशन इंडस्ट्री जो है वो टी की अब डेवलप होने लगी थी। और इतना ही नहीं, जो इंडिया की जो टी है वो वर्ल्ड की मार्केट में टॉप में है और इंग्लैंड इसका सबसे बिगेस्ट बायर है, सबसे बड़ा ख़रीदार इसका इंग्लैंड है। जो अदर प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि कॉफ़ी, चिंकोना और रबड़, ये भी काफ़ी डेवलप की हैं। इंडस्ट्री जैसे कि कॉटन, जूट, आयरन, स्टील, ये भी काफ़ी फास्ट रेट से डेवलप की है। एग्जांपल के लिए जैसे रेलवे का जब एक्सपेंशन हुआ तो कोल, आयरन, स्टील, ये सब भी इनकी भी डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। जैसे कि रेलवे के लिए क्या हुआ कि उन्हें कोयला चाहिए था, रेलवेज़ की बोगी वगैरह बनाने के लिए, पटरियाँ बनाने के लिए आयरन, स्टील वगैरह चाहिए था, तो इससे इसकी डिमांड भी बढ़ गई। इट वॉज़ बिकॉज ऑफ फार साइटेड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ जमशेदजी टाटा। और ये सब हुआ किसके कारण से? एक फार साइटेड, दूरदर्शी और दृढ़ निश्चयी जमशेदजी टाटा के कारण, जो कि वर्ल्ड क्लास फेमस कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील के संस्थापक हैं और उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की। विद द पासेज ऑफ टाइम के बीतने के साथ साथ अब सीमेंट, केमिकल और शुगर की इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होती चली गई। बट वी हैड टू इम्पोर्ट मशीनरी फ्रॉम अबॉर्ड। लेकिन हमें अभी भी मशीनरीज जो है वो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे। इट वॉज़ ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ वर गिवन प्रायोरिटी। तो आज़ादी के बाद जो है जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ थी उनको काफ़ी प्रायोरिटी दी गई थी। आगे डू यू नो है, देखिए सिंकोना प्लांट के पेड़ जो हैं यानी कि लार्ज श्रब्स जो होते हैं ये एवरग्रीन होते हैं, इनके पत्ते एवरग्रीन होते हैं और इनकी ग्रोथ 15 से 20 मीटर की हाइट तक की होती है। और ये प्लांट इंडिया में 1859 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, यानी कि तब यहाँ पे लगाना शुरू किया गया था। और ये प्लांट्स कहाँ ये ट्रीज़ पाए जाते हैं? तमिलनाडु के नीलगिरी और अन्नामलाई हिल में और वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग वाले एरिया में पाए जाते हैं। इसका जो रॉ मटेरियल है इससे मलेरिया की दवाई बनती है। मलेरिया की दवाई कुनैन होती है और उस कुनैन को बनाने के लिए इसके रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो आगे देखिए एक कंपैरेटिव टेबल दिया गया है लैंड रिफॉर्म रेवेन्यू सिस्टम, जो कि इंडिया में अलग अलग समय में जो लाया गया उन सब के बीच का एक कंपैरेटिव टेबल है। तो देखिए फर्स्ट हमारा परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले एरिया में इसे लगाया गया। इसमें जो जमींदार थे वो लैंड के ओनर होते थे और जो अमाउंट था वो डिवाइडेड था 2 इक्वल पार्ट में 10/11, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शेयर था और 1/11 पार्ट जो जमींदार का होता था। और इसमें कल्टीवेटर जो थे वो उनको ज़्यादा कुछ राइट नहीं था और उन्हें काफ़ी बड़ी अमाउंट में टैक्सेस पे करने पड़ते थे और अगर उन्होंने नहीं पे किया तो उनकी लैंड उनसे ले ली जाती थी। ये रूल जो थे बहुत ही रिजिड थे, ऐसे इतने रिजिड थे कि जो डिफ़ॉल्टर्स होते थे, जो लोन नहीं पे कर पाते थे, उनकी लैंड उनसे वापस ले ली जाती थी। और फिर क्योंकि जो रेवेन्यू की जो डिमांड थी ब्रिटिशर्स की वो बहुत ज़्यादा हाई थी, तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता था कि ज़मींदार भी उसे नहीं पे कर पाते थे तो उससे उनकी भी ज़मींदारी ले ली जाती थी। नेक्स्ट है हमारा रैयतवारी सिस्टम, जो कि थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें ओनरशिप का राइट जो है वो किसानों के पास ही था और कंपनी जो है डायरेक्ट किसानों से ही टैक्स लिया करती थी। इसमें रेवेन्यू रेट जो था 50% था ड्राई लैंड के लिए और 60% था इरीगेटेड लैंड से रेवेन्यू लिया जाता था। लेकिन ये भी जो था ये पीजेंट्स के लिए क्या था, फ़ायदेमंद नहीं था। इसमें भी उनका शोषण किया जाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा उनसे इसमें भी टैक्स वसूल कर लिया जाता था। पीजेंट्स कुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड इफ़ दे फेल टू पे रेवेन्यू इन टाइम।
लेकिन पीजेंट्स जो थे उन्हें अपनी ज़मीन से नहीं हटाया जाता था अगर वे रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे तो। गवर्नमेंट आल्सो हैड द राइट टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ रेवेन्यू, और गवर्नमेंट जब चाहे तब और जितना चाहे रेवेन्यू का रेट बढ़ा सकती थी। नेक्स्ट महालवाड़ी सिस्टम जो कि होल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था 1822 में गैंगेटिक वैली वाले के आसपास वाले रीजन में और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, सेंट्रल इंडिया में और पंजाब वाले एरिया में। इसमें लैंड जो थे वो महाल्स के अंडर रहते थे और हर महाल जो होता था यानी कि बहुत सारे विलेजेस का ग्रुप वो रिस्पॉन्सिबल होता था टैक्स को कलेक्ट करके और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करने का। द गवर्नमेंट डिमांड वाज वेरी हाई, गवर्नमेंट का जो कि डिमांड होता था वो बहुत हाई होता था, इसलिए कभी कभी ऐसा होता था कि जो इसमें भी जो है कल्टीवेटर्स का बेनिफिट नहीं हो पाता था, क्योंकि वो पहले से ही इतना ज़्यादा हाई रेट रखते थे टैक्सेस का कि इसमें उनके लिए भी इनका कोई प्रॉफिट नहीं हो पाता था, तो यहाँ भी किसानों का एक्सप्लोटेशन होता था। तो चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अच्छी लगी तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।